दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपको 2023 का पहलवानों का आंदोलन याद होगा ना, जिसमें कुछ महिला पहलवानों ने विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और कई पहलवानों की अगुवाई में एक प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन किया था दिल्ली के अंदर। और उसमें ये आरोप लगाया था ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कि उन्होंने पहलवानों का किया यौन शोषण। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है कि पहली बात तो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह उस टाइम डब्ल्यूएफआई के यानी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हुआ करते। हालाँकि उनका वो 12 साल का उसमें ये है कि 3 ही बार अध्यक्ष बन सकता है और 12 साल का उनका ये लास्ट था, उनको इस्तीफ़ा देना था। लेकिन इसका प्रभाव इसी आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा है कि उन्हें समय से पहले इस्तीफ़ा देना पड़ा। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और सिर्फ़ एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई बल्कि जब अगले जो चुनाव हुए उनको उसके अंदर टिकट भी नहीं मिली। जो लोकसभा की टिकट थी वो जो सांसद हुआ करते गोंडा से या कहाँ से यूपी के सांसद हुआ करते वहाँ से उनको टिकट नहीं मिली, उसकी बजाय उनके लड़के को कर्णभूषण को टिकट मिली। तो ये उसका प्रभाव था दोस्तों। लेकिन इस ये जो आंदोलन था, ख़ैर आज हम इसके बारे में नहीं जानते कि ये आंदोलन क्यों था, उसके पीछे कौन-सी राजनीतिक पार्टी थी, कांग्रेस थी या भूपेंद्र हुड्डा जी थे या दीपेंद्र हुड्डा जी थे या अनुराग ठाकुर थे या कोई और थे। और उसका क्या इनाम क्या मिला, किसको क्या इनाम मिला, आज हमारा चर्चा का विषय ये नहीं है। आज हमारा चर्चा का विषय है ब्रजभूषण शरण सिंह जी और उनके द्वारा जो ये प्रो रेसलिंग लीग पीआरएल शुरू की गई इसके बारे में। तो ख़ैर दोस्तों, उसका जो मैंने ब प्रभाव बताया कि वो इतने बड़े न वो हुआ करते, बाहुबली हुआ करते और उनका कम से कम 6-7 विधानसभा क्षेत्रों में और 2 या 3 लोकसभा क्षेत्रों में उनका अच्छा खासा प्रभाव हुआ करता है। यानी एक तरह से प्रभावशाली नेता हुआ करते, बाहुबली नेता हुआ करते। लेकिन इसी आंदोलन के कारण उनको अपने पद से पे भी इस्तीफ़ा देना पड़ा और उनको जो उनकी ताकत कह सकते हैं, एक बाहुबली की ताकत होती है, उसका बाहुबल, उसका रसूख, उसका राजनीतिक प्रभाव, उसका वोटरों के ऊपर प्रभाव और उनका जो एक्स्ट्रा प्रभाव हुआ करता है, वो पहलवानों के ऊपर यानी पहलवान उनकी एक ताकत हुआ करते हैं। तो दोस्तों 2000 थोड़ा-सा अब जो 2019 में सॉरी 2000 इसमें 26 में जो दोबारा शुरू होने जा रही है, वो क्यों शुरू होने जा रही है और क्या ये अब दोबारा शुरू होने जा रही है, तो इसका मकसद क्या है? क्या इसका मकसद पहलवानों का भला करना है या कुश्ती का भला करना है या विनेश फोगाट के उस आंदोलन के कारण जो कुश्ती को नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई करनी है या क्या है? थोड़ा आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी प्रो रेसलिंग लीग की और वो भी ब्रजभूषण शरण जी की अगुवाई में ही शुरू हुई थी ये। और उसके अंदर 6 टीम हुआ करती है और पहले 2015 में जब शुरू तब भी उसमें 9 प्लेयर हुआ करते और अब जो शुरुआत 2026 में दोबारा से शुरुआत हुई है उसमें भी 6 टीम थी और एक ही उसमें 9 खिलाड़ी हुआ करते, 4 विदेशी खिलाड़ी हुआ करते पहले भी और 5 जो है हमारे देशी पहलवान यानी भारतीय पहलवान हुआ करते 2015 में भी और अब की बार भी। तो अब अगर दोस्तों इसकी एक बात फिर वही आती है कि क्या ये पहलवानों के लिए शुरू की गई है या पहलवानों को प्रेरणा देने के लिए या पहलवानों को पैसे के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए है या इसके पीछे मकसद कुछ और है, इसके ऊपर थोड़ी ही चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों हम प्रो कबड्डी लीग और प्रो रेसलिंग लीग इन दोनों की तुलना करें और दोनों के मकसद की तुलना करें, हालाँकि जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है दोनों का मकसद कि भाई खिलाड़ियों का भला करना। तो हम इसमें देखते हैं कि किस लीग में किस खिलाड़ी का और कितना ज़्यादा भला हुआ। तो पहले तो अगर हम टीमों की बात करें, तो प्रो रेसलिंग लीग में है दोस्तों 6 टीम और प्रो कबड्डी लीग में है 12 टीम। अब जो खिलाड़ियों की बात है तो प्रो रेसलिंग लीग में 9 खिलाड़ी होते हैं और प्रो कबड्डी लीग में खिलाड़ी हैं 18 और अधिकतम जो अधिक उसमें 25 खिलाड़ी हो सकते हैं। और उसमें जो विदेशी पहलवानों की अगर हम बात करें तो जो प्रो रेसलिंग लीग है, इस प्रो रेसलिंग लीग में 4 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं और 5 हो सकते हैं अपने भारतीय पहलवान यानी कुल मिला के 9 खिलाड़ी इसमें। जबकि प्रो कबड्डी लीग है, उसके अंदर भी जो खिलाड़ी हैं विदेशी खिलाड़ी सिर्फ़ 2 से 4 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं और बाकी के जितने भी खिलाड़ी हैं वो भारतीय खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग में हैं। अब अगर दोस्तों हम बात करें इनाम की, तो प्रो रेसलिंग लीग में जो इनाम की राशि है, अब की बार वो इनाम की राशि है दोस्तों 60 लाख रुपए और वो भी जो 2 विदेशी हाईएस्ट जो अमाउंट है वो उसमें विदेशी खिलाड़ियों को दी गई है। एक तो को 60 लाख और एक को 55 लाख, दोनों विदेशी खिलाड़ी हाईएस्ट खिलाड़ी और जो भारतीय खिलाड़ी हैं उसमें
अंतिम पंगाल है और उसके बाद अमन शाह राउत और सूरज कलकल। इनको जो अमाउंट राशि मिली है, इनको मिली है 52 लाख, 51 लाख और ये इस तरह। यानी कहने का मतलब ये है कि विदेशी खिलाड़ियों को इसमें ज़्यादा अहमियत दी गई और हमारे जो खिलाड़ी है पैसे के मामले में, उनको सेकेंडरी रखा गया। जबकि अगर प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो प्रो कबड्डी लीग में भारतीय खिलाड़ियों को ज़्यादा अहमियत दी गई, विदेशी खिलाड़ियों को नहीं। और उसके अंदर अगर अमाउंट राशि देखी जाए तो उसमें दोस्तों सबसे हाईएस्ट राशि थी 2 करोड़ 60 लाख की। और उसके बाद 2 करोड़ 60 लाख के बाद विदेशी खिलाड़ियों को का अगला नंबर आया, उसमें 2 करोड़ 30 लाख मिले उनको। और भारतीय पहलवानों, भारतीय खिलाड़ी जो कबड्डी के खिलाड़ी थे, बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जिनको 2 करोड़ से ऊपर अमाउंट मिली। यानी एक-एक खिलाड़ी को करोड़ों में अमाउंट मिली और यहाँ पर जो एक-एक खिलाड़ी है उसको लाखों में अमाउंट मिली है। और अगर ये करें मिनिमम अमाउंट की, तो उसके अंदर प्रो कबड्डी लीग के अंदर भी 4 कैटेगरी हुआ करती, प्रो रेसलिंग लीग में भी 4 कैटेगरी है। तो अगर इसमें अमाउंट राशि देखें तो इसमें हाईएस्ट ए प्लस प्रो रेसलिंग लीग में ए प्लस है। और ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी है और सी कैटेगरी है। जबकि कबड्डी लीग में भी ए, बी, सी, डी इस तरह की और डी अ, ए, बी, सी, डी 4 कैटेगरी उसमें, 4 कैटेगरी इसमें। उसमें हाईएस्ट अमाउंट है दोस्तों 30 लाख रुपए। मिनिमम अमाउंट है, प्रो कबड्डी लीग की बात कर रहा हूँ, मिनिमम अमाउंट है उसमें 9 लाख रुपए, जबकि इसमें हाईएस्ट अमाउंट 20 लाख रुपए। और जो लोअर वो है 3 लाख। तो अब ये देखिए कि 3 लाख में एक पहलवान का क्या होगा, कितना होगा? और प्रो कबड्डी लीग में जो सबसे डाउन वो है, उसमें 9 लाख रुपए जो इनामी राशि है, उसमें कम से कम किसमें ज़्यादा बेहतर है और किसमें वो है, ये इसका तुलना आप कर लीजिए। अब ये बात खिलाड़ियों की आती है, तो इसमें एक 6 टीमों में 9 खिलाड़ी और उसमें 12 टीम और 12 टीमों में 25-25 खिलाड़ी, हर एक टीम में 25 खिलाड़ी। तो ये देखिए कि कितने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, कितने खिलाड़ियों को अमाउंट मिलेगी, कितनी ज़्यादा प्रो कबड्डी लीग में अमाउंट मिलती है। और वो प्रो कबड्डी लीग 2014 से शुरू हुई थी, तो जब कोविड आया था तो एक बार वो डिले हुई थी, नहीं तो तब से लेकर अब तक वो कंटिन्यू चलने लग रही है। और प्रो रेसलिंग लीग है वो 2015 से लेके 2019 में तक चली थी और उसके बाद जो कोविड आया था उसके बाद हो गई थी परमानेंट बंद ही है। लेकिन अब फिर ये 2026 में शुरू की गई और 2026 में भी वही है कि 6 टीमें 9-9 खिलाड़ी हैं, यानी कुल मिला के गिनती के वो हैं खिलाड़ी। तो अब सवाल ये होता है कि क्या ये प्रो रेसलिंग लीग खिलाड़ियों के लिए यानी पहलवानों के लिए है या इसका मकसद कुछ और है? तो ये तो दोस्तों मैं क्लियर कहना चाहूँगा कि अगर ये खिलाड़ियों के लिए होती, तो कम से कम जो प्रो कबड्डी लीग है उसकी तरह अमाउंट राशि करोड़ों में होती इसकी। अगर उनका भला करना था और उनका भविष्य उनका सेफ करना था और खेलों के बाद भी यानी रिटायरमेंट के बाद भी इतनी अमाउंट तो होती कि वो अपने जीवन को कर लेते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कम से कम खिलाड़ियों की यानी पहलवानों की के भले की या कुश्ती के भले की भावना कम दिखाई देती है, किसी एक व्यक्ति के राजनीतिक करियर को बचाने की जद्दोजहद ज़्यादा दिखाई देती है। कैसे? दोस्तों कोई भी बाहुबली नेता है, उसकी जो ताकत है वो उसका बाहुबल होता है यानी उसके रिलेशन होते हैं। उसका पकड़ होती है, उसकी अपने एरिया के अंदर पकड़ होती है और अगर वही ख़त्म हो जाती है तो वो बाहुबली का बाहुबल ही ख़त्म हो गया तो उसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। और जब ये आंदोलन हुआ था पहलवानों का आंदोलन हुआ था उसके बाद की परिस्थितियों को देखिए कि न तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी एमपी हैं और रही बात रसूख की, तो अब जब ये मामला आज भी चला हुआ है, कोर्ट में भी चला हुआ है और उसमें उनके राजनीतिक करियर के ऊपर इसका प्रभाव दिखाई देने लग रहा है। और उनका जो लड़का है कर्णभूषण वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं। तो अपने उसी उसको दोबारा हासिल करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रो रेसलिंग लीग शुरू की गई है और उससे दिखाई भी देता है कि हर जगह जो छाप है वो ब्रजभूषण शरण की है। अब चाहे वो उसकी अनाउंस करने की हो, अनाउंसमेंट की भई इस तारीख से शुरू करेंगे या फिर जो 15 तारीख से शुरू होने जा रही है, उसमें उसका जो उद्घाटन करने वाले हैं वो ब्रजभूषण शरण है। और मुझे लगता है कि लास्ट में अनाउंस तो नहीं हुआ लेकिन लास्ट में जो इनाम है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ब्रजभूषण शरण जी के द्वारा ही दिए जाएँगे। चलिए इतना कुछ है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक उसमें सिर्फ़ एक ही आदमी
की छाप एक ही आदमी का इस तर इतना अधिकार कि हर जगह सिर्फ़ वो हो और कोई हो ही नहीं। तो इसमें कम से कम ये दिखाई देता है कि ये वन मैन शो है, वन मैन आर्मी है और एक ही आदमी के पॉलिटिकल करियर को फिर से दोबारा वहीं तक ले जाने के लिए सोच है ताकि कम से कम एक एक्स्ट्रा पावर उसके हाथ में रहे और जो उसका प्रभाव है, जो राजनीतिक रसूख है, वो इसके अंदर रहे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पहलवानों के लिए कम है, पहलवानों के कल्याण के लिए कम है। बृजभूषण शरण का बाहुबल बचाने के लिए, उसका राजनीतिक करियर बचाने के लिए इसको दोबारा से शुरू किया गया है। अगर ये पहलवानों के लिए कल्याण के लिए होती तो मुझे ऐसा लगता है कि बृजभूषण शरण जी की जो ताकत है वो कम से कम ऐसे फ्रेंचाइज़ी तलाश करना तो हो ही सकती थी, ऐसी फ्रेंचाइज़ी लाना तो हो ही सकती थी कि खिलाड़ियों को वो करोड़ों में राशि दे सके ताकि खिलाड़ियों को भी लगे कि उनके पास कुछ पैसा आया है और अपने भविष्य के लिए वो उससे कुछ हद तक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। और एक आप ये बताइए कि 3-3 लाख रुपए अगर एक खिलाड़ी को मिलेंगे तो 3 लाख रुपए में वो कहाँ से अपने भविष्य को सेव कर लेगा? अगर मैक्सिमम भी करें तो जो 2015 की अमाउंट हुआ करती वो 42 लाख रुपए थी और अब की बार 60 लाख रुपए है 2026 में जो होने जा रही है। जबकि 10 साल में तो 100% तो डीए दे देती है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ही 100% डीए देगी। एक वेतनमान आयोग वो चेंज हो जाता है। उसका पूरा का पूरा वो सैलरी है उसकी डबल से भी ज़्यादा हो जाती है, जबकि यहाँ पर कितनी बढ़ी है, यहाँ पर 50% भी नहीं बढ़ी। तो कम से कम पहल मुझे तो ऐसा लगता है कि पहलवानों के कल्याण के लिए तो ये प्रो रेसलिंग लीग है नहीं। और ये है सिर्फ़ बृजभूषण शरण के राजनीतिक वजूद को बचाने की एक लड़ाई है, वो एक संघर्ष है। तो उसमें एक हालाँकि इसको बुरा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम ये कहना कि पहलवानों के कल्याण के लिए और पहलवानों के भलाई के लिए, पहलवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए और कुश्ती को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण सही है, तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण सही नहीं है, तो भी कमेंट करके बताएँ ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।